नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़े संकट में फंस चुके हैं। किसी भी वक्त सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ हुए इस खुलासे ने चुनावी राज्यों में कांग्रेस के मुंह पर कालिख पोत दी है। तो क्या है वो खुलासा जिसे कांग्रेस में भी मचा है हड़कंप? कांग्रेस के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा, जल्द गिरफ्तार हो सकती हैं सोनिया गांधी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने सौंपे सबूत। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि इन दिनों अपने बेबाक और चौंकाने वाले बयानों को लेकर चर्चा में हैं। लंबे वक्त तक गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके मणि ने दावा किया है कि उन्होंने अपने करियर में राजनीतिक दबाव के बावजूद पेशेवर ईमानदारी से समझौता नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पद्मश्री मिलने के बाद सामने आए उनके बयान न सिर्फ इशरत जहां केस, बल्कि भगवा आतंकवाद और यूपीए सरकार के दौर की नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि ने हाल ही में कई अहम और चौंकाने वाले दावे किए और कई सबूत पेश किए हैं। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा पर उन्होंने भारत सरकार को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके काम के लिए दिया गया है, जो उन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा, इस फैसले में तत्कालीन गृह मंत्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RVS मणि ने यह कहा कि यह सम्मान एक साफ संदेश देता है कि सरकारी सेवा में पेशेवर ईमानदारी सबसे जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो गृह मंत्रालय में काम पर थे तो उस वक्त राजनीतिक दबाव में एक विशेष नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी और इस बात को कई और अधिकारी भी कह चुके हैं, जिस पर अब मोहर लग चुकी है। कौन है RVS मणि? RVS मणि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी रहे हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के रूप में लंबे वक्त तक काम किया। वो राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और आंतरिक मामलों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों की फाइलें देखने वाले अधिकारियों में शामिल रहे। उनके पिता भी गृह मंत्रालय में अधिकारी थे और सिख आतंकवाद के दौर को उन्होंने नजदीक से देखा है। RSV मणि खुद को एक पेशेवर और निष्पक्ष सिविल सर्वेंट बताते हैं, जिनके लिए सरकारी सेवा में सत्य और ईमानदारी सबसे ऊपर है। RVS मणि का साफ कहना है कि इशरत जहां केस में उन्होंने जो हलफनामा साइन किया वो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित था। उनके मुताबिक इन रिपोर्ट्स में इशरत जहां को लश्कर तैयबा से जुड़ा बताया गया था। मणि का दावा है कि उस वक्त एक खास राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई और अहमदाबाद के पास हुई घटना को गलत तरीके से फर्जी इनकाउंटर बताया गया। वो खुद कहते हैं कि उन्होंने दबाव के बावजूद सबूतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। जो तथ्य सामने आए उसे बाकायदा वैसे ही पेश किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल भेजने का दबाव। RVS मणि ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजने की साजिश रची गई थी। उन्होंने उस वक्त के CBI निदेशक के बयान का जिक्र किया, जिसमें काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी को जेल भेजने की बात कही गई थी। यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया था, बल्कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी कहा गया। मणि के मुताबिक ये इशारा उस वक्त के गुजरात सरकार के शीर्ष नेतृत्व की तरफ था। यानी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अमित शाह वहां के होम मिनिस्टर। इसका मकसद था कि राजनीतिक फायदा हासिल करना था। मौजूदा हालात पर राय रखते हुए RVS मणि ने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को भी एक राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका साफ कहना है कि मक्का मस्जिद और मालेगांव जैसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया, जिन्हें बाद में कोर्ट से क्लीन चिट मिली, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कई साल की प्रताड़ना तक झेलनी पड़ी। मौजूदा हालात पर बोलते हुए मणि ने कहा कि आज नक्सलवाद, कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं और पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी RVS मणि ने आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के वक्त सिख समुदाय को साजिश के तहत बदनाम किया गया। मणि के मुताबिक मौजूदा गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद और कश्मीर में हुर्रियत का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है और पूर्ववर्ती सरकारों पर हुर्रियत को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मणि ने पंजाब में शांति बहाली के योगदान में जो अपनी इच्छा जताई है और बशर्ते राज्य सरकार सहयोग करे और खुफिया एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करें। इशरत इनकाउंटर केस में यूपीए बेनकाब।
गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि को सिविल सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वो अधिकारी है जिन्होंने 2009 में इशरत जहां केस में यूपीए सरकार के दायर 2 विरोधाभासी हलफनामों का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये दोनों हलफनामे भी इशरत जहां एनकाउंटर केस से जुड़े थे और दोनों पर उनके ही हस्ताक्षर थे। सरकार ने 6 अगस्त 2009 को दायर पहला हलफनामा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले सटीक इनपुट पर आधारित था। इन इनपुट्स के मुताबिक इशरत जहां भारत में कई सीनियर लेवल के पॉलिटिकल राजनेताओं की हत्या के लिए गठित लश्कर-ए-तौयबा मॉड्यूल का हिस्सा थे। 29 सितंबर 2009 को दायर दूसरे हलफनामे में इन खुफिया इनपुट्स के सबूतों को खारिज कर दिया गया था। साथ ही केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया था। कुछ सालों बाद आरवीएस मणि सार्वजनिक रूप से उन्होंने दावा किया कि हलफनामे को संशोधित करने के पीछे राजनीतिक मकसद था और राजनीतिक हस्तक्षेप था। उन्होंने ये भी माना कि पहला हलफनामा खुफिया रिपोर्टों पर आधारित था और ये भी बताया कि रिपोर्टों में इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, जिशन जोहर और अमजद अली नाम के 4 सदस्यों वाले मॉड्यूल के आतंकी पृष्ठभूमि का साफ साफ विवरण था। 17 साल बाद कोर्ट ने माना इशरत की बेगुनाही का सबूत नहीं। गुजरात की इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया। क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी जीएल सिंघल, तरुण बरोत और अनाजू चौधरी थे, जिन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इशरत जहां लश्कर-ए-तौयबा की आतंकी थी और इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2004 में इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में न्यायाधीश वीआर रावल ने सिंघल, बरोत और चौधरी के आरोप मुक्त करने के आवेदन को मंजूरी दे दी। सीबीआई ने 20 मार्च को ही अदालत को सूचित किया था। 2021 की बात है जब राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी कि आरोपी पुलिस कर्मियों यानी कि आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य किया गया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है। क्या है इशरत जहां एनकाउंटर मामला? 15 जून 2004 को मुंबई के नजदीक मुंब्रा की रहने वाली 19 साल की इशरत जहां गुजरात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई थी। इस मुठभेड़ में जावेद शेख उर्फ प्रगणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर, अली राणा और जिशान जोहर भी मारे गए थे। पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ में मारे गए चारों लोग आतंकवादी थे और गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बना रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट की गठित विशेष जांच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मुठभेड़ फर्जी था, जिसके बाद सीबीआई ने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। अब इसको लेकर एक बार फिर कई अहम, चौंकाने वाले और कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे यूपीए सरकार और उस वक्त के प्रधानमंत्री से लेकर और यूपीए की जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, वो अब सवालों में आ गई हैं। यानी एक बार फिर ये मामला जो है वो अब पन्नों से निकलकर राजनीतिक और मीडिया के हलकों में जोर शोर से उठाया जा रहा है और जिस तरह से वीरास मणि दावे कर रहे हैं उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद सोनिया गांधी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें नजर आ रही हैं, क्योंकि उस वक्त के सारे फैसले वही लिया करती थी और चाहे कागजों पर उनके साइन ना हो लेकिन वही आदेश जो 10 जनपद से जाता था उसी को फाइनल माना जाता था। अमित शाह और पीएम मोदी को कई बार ये दावे किए गए कि इन्हें गिरफ्तारी के लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, यहां तक कि इनकी हत्या तक का प्लान बनाया गया था जिसमें खुद इशरत जहां शामिल थी। कई सालों तक यानी 17 साल तक ये केस चलता रहा। उसके बाद कोर्ट ने माना कि वो बेगुनाह नहीं थी बल्कि वो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थी और लश्कर-ए-तौयबा से उसके सीधे लिंक थे। लेकिन अब जो ये खुलासे हो रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कांग्रेसी भी अपना मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल 4 राज्यों में चुनाव हैं और इन 4 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पहले ही फिसड्डी हो चुकी है, चुनावी तैयारियों में वो पिछड़ चुकी है। लेकिन अब इस बीच मणि ने जो दावे किए हैं, जो सबूत पेश किए हैं और जिन इनपुट्स का वो जिक्र कर रहे हैं उससे कांग्रेस की दिक्कत चुनावों में और बढ़ने वाली है। यानी एक तरह से कांग्रेस इन चुनावों में लूज करती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कानूनी शिकंजा भी कस सकता है। 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान तो हो चुका। मनोरंजन, खेल, राजनीति, व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 5 पद्म विभूषण,
13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों में तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11 और केरल से 8 लोगों को सम्मान मिला है। यानी कुल मिलाकर इन पुरस्कारों पर भी सियासत कांग्रेस कर रही है, जो बता रही है कि चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर ये पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खुलासे हो रहे हैं वो कांग्रेस की दिक्कतों में और इजाफा कर रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।